हेलो स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले वीडियो में आपको 9th क्लास में गृह विज्ञान का दूसरा पार्ट के बारे में बताया था, गृह व्यवस्था। आज हम गृह व्यवस्था के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। गृह व्यवस्था के सिद्धांत। उत्तम एवं सुचारू गृह व्यवस्था को विशेष महत्व होता है। इस पर ही परिवार में सुख समृद्धि निर्भर करती है। गृह व्यवस्था की अवधारणा जहाँ एक ओर जटिल तथा बहुपक्षीय है, वहीं दूसरी ओर इसका क्षेत्र भी अत्यधिक व्यापक है। इसके सिद्धांतों का पालन करने में से परिवार के सभी सदस्य लाभान्वित होते हैं तथा परिवार में पारिवारिक जीवन में विभिन्न सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। अतः गृह व्यवस्था को निश्चित सिद्धांतों पर ही आधारित होना चाहिए। इसके मुख्य सिद्धांतों का सामान्य परिचय निम्न। गृह व्यवस्था का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है। इससे परिवार के सभी सदस्य लाभान्वित होते हैं, इसीलिए इनका पालन करना आवश्यक है। अब गृह व्यवस्था के सिद्धांत क्या क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। इसका पहला सिद्धांत है कार्य व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य या दायित्व सौंपे जाने चाहिए। गृह व्यवस्था के क्रम के निर्धारण में आवश्यकताओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें मुख्य बात क्या है कि परिवार के सभी सदस्यों को उसकी योग्यता के अनुसार और उसकी क्षमता के अनुसार कार्य देना चाहिए। गृह कार्यों के क्रम के निर्धारण में आवश्यकताओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यों को सबसे पहले किया जाना चाहिए। इसके उपरांत उन कार्यों को किया जाना चाहिए जो आरामदायक एवं विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो। इन सिद्धांत के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है कि समस्त गृह कार्यों को भली भांति पूरा करने के लिए समुचित वर्गीकरण कर लेना चाहिए। कार्यों की प्रकृति तथा महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक कार्यों में बांट लेना चाहिए। इस विभाजन के उपरांत ही व्यवस्थित ढंग से विभिन्न कार्यों को करना चाहिए। तो इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार ही कार्य सौंपने चाहिए। इसके अलावा कार्यों को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक कार्यों में बांट लेना चाहिए ताकि कार्य भली प्रकार से और समुचित रूप से हो सके। कहने का मतलब ये है कि कार्य का वर्गीकरण कर लेना चाहिए। अब दूसरा है हमारा अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत। उत्तम एवं सफल गृह व्यवस्था काफी हद तक उत्तम गृह व्यवस्था पर निर्भर करती है। यह सर्वविदित तथ्य है कि परिवार की आवश्यकताएं असीमित तथा बहुपक्षीय होती हैं, परंतु आवश्यकताओं की पूर्ति का मुख्य साधन पारिवारिक आय सदैव सीमित होती है। इस स्थिति में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से यह आवश्यक समझा जाता है कि किसी भी स्थिति की पारिवारिक आय की तुलना में पारिवारिक व्यय अधिक न हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पारिवारिक बजट बनाना चाहिए और निर्धारित बजट के अनुसार ही व्यय किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत यह भी सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक परिवार को नियमित रूप से कुछ न कुछ बचत अवश्य करनी चाहिए। गृह व्यवस्था का एक दूसरा सिद्धांत मुख्य जो है वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसी भी व्यक्ति की आय से अधिक उसका व्यय नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसे बजट बनाना चाहिए और उस बजट को उस बजट के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक परिवार में बचत नहीं होती तो परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं। फिर है तीसरा श्रम की बचत संबंधी सिद्धांत। गृह व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए गृह कार्य करने पड़ते हैं तथा प्रत्येक कार्य को करने के लिए समुचित श्रम की आवश्यकता होती है। गृह व्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए श्रम
का बचत संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत की मुख्य मान्यता है प्रत्येक कार्य को उस ढंग या विधि से किया जाना चाहिए जिसमें कम श्रम की आवश्यकता हो। तो यह आपके लिए इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है कि हमें श्रम की हमें जो है उस विधि को, किसी भी कार्य को करने के लिए उस विधि को अपनाना चाहिए जिसमें कम श्रम लगे, क्योंकि श्रम की बचत का विशेष महत्व है। गृह कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए सुचारू रूप से तथा कम से कम श्रम का व्यय करके पूरा करने के लिए आजकल विभिन्न यंत्र उपकरण उपलब्ध हैं। विद्युत तथा शक्ति द्वारा चलने वाले यंत्र उपकरणों द्वारा कार्यों को करने से जहां एक और श्रम की बचत होती है, वहीं कार्यों की गुणवत्ता पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। गृहिणियों के लिए आवश्यक है श्रम बचत वाले उपकरणों के विषय में जानकारी तथा उनके कुशलतापूर्व संचालन के प्रति जागरूक। तो इसके लिए गृहिणी को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो आजकल विद्युत उपकरण चले हुए हैं, जैसे प्रेशर कुकर है, एक एक्वागार्ड है, प्रेशर कुकर है, मिक्सी है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे श्रम की बचत होती है और कार्य शीघ्रता से होता है। फिर है अवकाश तथा मनोरंजन संबंधी सिद्धांत। उत्तम गृह व्यवस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे परिवार के सदस्यों को समुचित विकास तथा मनोरंजन के लिए समय भी उपलब्ध हो। व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ मनोरंजन तथा विश्राम का अपना ही मनोरंजन तथा विश्राम से जहां एक ओर मानसिक व शारीरिक थकान दूर होती है, वहीं दूसरी ओर चित्त भी प्रसन्न रहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिवार के सभी सदस्यों को गृह व्यवस्था में यथासंभव आवश्यकता के अनुरूप अपना कार्य में योगदान देना चाहिए, जिससे गृहिणी को आवश्यक विश्राम तथा मनोरंजन के अवसर हो। इस प्रकार की कार्य व्यवस्था वाली गृह व्यवस्था को उत्तम माना जाता है। गृह कार्य में मनोरंजन होना भी बहुत ही आवश्यक है। विश्राम, मनोरंजन, क्योंकि जब व्यक्ति हर वक्त कार्य करता रहता है तो उसे मानसिक और शारीरिक दोनों ही थकान होती रहती है। तो अपने मन को खुश करने के लिए उसे मनोरंजन भी करना चाहिए, मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि मन खुश हो। गृह व्यवस्था के लिए पारिवारिक साधन। उत्तम गृह व्यवस्था के लिए उत्तम गृह प्रबंध एवं गृह व्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि पारिवारिक साधनों का उपयोग उचित रूप से किया जाए। किसी भी पारिवारिक साधन के दुरुपयोग या अनुपयोग से गृह व्यवस्था के अस्त व्यस्त हो जाने का बनी रहती है। यदि समस्त पारिवारिक साधनों का उचित प्रकार से प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से परिवार की समृद्धि, सुख व प्रगति में वृद्धि होगी। सामान्य रूप से गृह प्रबंध का दायित्व गृहिणी पर होता है, अतः अनिवार्य है कि गृहिणी का समस्त पारिवारिक साधनों का उचित ज्ञान हो। बच्चों, गृह व्यवस्था को संगठित बनाने के लिए सबसे पहले गृहिणी को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसे जो घर में वस्तुएं हैं उनका सही उपयोग करे। कि यदि वह ऐसा नहीं करती है तो इससे अनेक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। और यदि गृहिणी सभी वस्तुओं का, पारिवारिक साधन जो है उनका उचित उपयोग करती है तो परिवार में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। पारिवारिक साधन अनेक होते हैं। वैसे तो भिन्न संगठनों एवं विद्वानों ने अपने अपने ढंग से विभिन्न साधनों के वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं, परंतु मुख्य रूप से पारिवारिक साधन दो वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं। ये वर्ग हैं मानवीय साधन और भौतिक साधन। इन दोनों ही वर्गों के साधनों का परिचय निम्नलिखित है। मानवीय साधन, इस वर्ग के अंतर्गत केवल उन साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध परिवार के सदस्यों से होता है। मुख्य मानवीय पारिवारिक साधन है सदस्यों की योग्यता, कुशलता, अभिवृत्तियां, ज्ञान तथा शक्ति।
इन मानवीय साधनों में निम्नलिखित परिचय है। मानवीय योग्यता कुशलता। तो जो मानवीय साधन है वो क्या क्या है, ये हम आपको बताते हैं। जैसे मनुष्य की सदस्य की जो योग्यता है, कुशलता है, अभिवृत्ति है, ज्ञान है, ये सब क्या है, ये मानवीय साधन है। पहला है मानवीय योग्यता कुशलता। इन साधनों के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की उन समस्त योग्यता कुशलता को अध्ययन किया जाता है जो प्रकृति प्रदत्त होती है, उन्होंने से प्रयास अर्जित की जाती है। उदाहरण के लिए शारीरिक रूप से बलिष्ठ होना एवं प्रदत्त। जब गृहिणी को घरेलू कार्यों में दक्ष और तथा शिक्षित होना एक अर्जित योग्यता है। सदस्यों की अभिवृत्ति। प्रत्येक सदस्य की अपनी अपनी अभिवृत्ति होती है। जैसे कुछ सदस्यों की अभिवृत्ति गृह प्रबंध एवं गृह व्यवस्था के लिए अधिक अनुकूल है। फिर है सैद्धांतिक ज्ञान। गृह प्रबंध एवं व्यवस्था के लिए परिवार के सदस्यों का सैद्धांतिक एवं मानवीय ज्ञान मानवीय साधन के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। जिस परिवार के सदस्यों को गृह प्रबंध के सिद्धांतों का समुचित ज्ञान होता है, उस परिवार के में गृह प्रबंध एवं व्यवस्था उत्तम होती है। फिर है कार्य करने की शक्ति। सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त परिवार के सदस्यों को कार्य करने की शक्ति भी एक महत्वपूर्ण साधन है। वास्तव में उचित गृह व्यवस्था के लिए विभिन्न कार्यों को व्यवहारिक रूप से ही करना पड़ता है। तो बच्चों, ये जो मानवीय साधन है, जैसे कि इसमें मैंने पहले ही बताया कि व्यक्ति की योग्यताएं और कुशलताएं हैं, उसके अनुसार ही उस व्यक्ति को कार्य दिया जाना चाहिए। ये एक गृहिणी में योग्यता होनी चाहिए कि वह अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की योग्यताओं को जाने, कुशलताओं को जाने, उसमें कि उसकी योग्यता के अनुसार ही उसे कार्य दिया जाना चाहिए और कौन व्यक्ति किस कार्य को अच्छे ढंग से कर सकता है, वह उसके अनुसार उसे कार्य दे। फिर है आपका इससे अगला भौतिक साधन। भौतिक साधनों के अंतर्गत उन साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष संबंध परिवार के सदस्यों या व्यक्तियों से नहीं होता, वरन उन समस्त परिस्थिति और सुविधाओं से आदि से होता है। यदि गृह प्रबंध में जिनकी गृह प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वर्ग में हम मुख्य रूप से समय, धन, वस्तुएं, संपत्ति तथा सामाजिक सुविधाओं को सम्मिलित करते हैं। इस वर्ग के मुख्य साधनों का संक्षिप्त परिचय। मतलब प्रत्यक्ष संबंध कौन से हैं? प्रत्यक्ष भौतिक साधन, इनका संबंध जो है परिवार के सदस्यों या व्यक्तियों से नहीं होता, बल्कि समस्त परिस्थितियों और सुविधाओं आदि से होता है। समझ आ गए? अब है अगला, इसमें कौन कौन से हैं? समय। गृह प्रबंध एवं व्यवस्था के लिए एक अति महत्वपूर्ण भौतिक साधन समय है। समय को नियोजित करने के तथा उसके सदुपयोग करने से गृह प्रबंध व्यवस्था विशेष सहयोग होता है। समय एक सीमित साधन है। अनंत प्रयास करके भी समय की उपलब्धता में वृद्धि असंभव है। इसमें समय का नियोजन ही एकमात्र विकल्प। मतलब हमें समय की प्लानिंग के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जैसा समय है, जितना समय है, उसके अनुसार कार्य को करना चाहिए। इस समय का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। फिर है धन। धन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, भौतिक साधन। धन से वे सभी वस्तुएं और सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं जो गृह व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। धन के उपार्जन तथा उसके व्यवस्थित व्यय को विशेष महत्व है। वास्तव में धन भी एक सीमित साधन है तथा इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सूझबूझ तथा नियोजन की आवश्यकता होती है। फिर है वस्तुएं एवं संपत्ति। भौतिक साधन में उन समस्त वस्तुओं एवं संपत्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है जिनका प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से उपयोग होता है। इसके अंतर्गत वस्तुएं और संपत्ति के अंतर्गत आते हैं मकान, फर्नीचर, भोज्य सामग्री, चलाचल संपत्ति आदि। ठीक है। अगला है सामाजिक सुविधाएं। समाज, समुदाय एवं राष्ट्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली समस्त सुविधाएं भी गृह प्रबंध एवं व्यवस्था के महत्वपूर्ण। कानून व्यवस्था, सुरक्षा का आश्वासन,
यातायात में संचार की सुविधाएं, बाजार व्यवस्था, बैंक, डाकघर की सुविधाएं आदि इस प्रकार के कुछ भौतिक साधन हैं जिनके नियोजन से गृह प्रबंध को अधिक सुचारू बनाया जा सकता है। तो कुछ सामाजिक सुविधाएं हैं जैसे कानून व्यवस्था, सुरक्षा का आश्वासन, ये सब चीज़ें इनको भी जो है इन सुविधाओं को, ये हमारे जो भौतिक साधन है इनका नियोजन भी गृह प्रबंध में बहुत ही अधिक लाभकारी है। उपयुक्त विवरण द्वारा उन समस्त साधनों को संक्षिप्त परिचय प्राप्त हो जाता है जो गृह प्रबंध एवं व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इन उपलब्ध साधनों को अच्छे ढंग से प्रयोग करना ही गृह प्रबंध एवं व्यवस्था की कला है। सत्य है कि गृह व्यवस्था के लिए विभिन्न मानवीय एवं भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है, परंतु इसके साथ ही यह भी आवश्यक है गृहिणी को गृह व्यवस्था में कुशल होना चाहिए। गृहिणी की कुशलता पर ही गृह व्यवस्था। इन सब बातों के अतिरिक्त मुख्य बात ये होती है कि गृहिणी गृह व्यवस्था में कुशल होना चाहिए। यदि वह कुशलतापूर्वक कार्य को करती है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है, उसकी सफलता उसी पर निर्भर करती है। अब आता है गृह व्यवस्था के तत्व या कारक। घर एवं परिवार दो भिन्न शब्द हैं। गृह वह स्थान है जहाँ कोई परिवार रहकर जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार गृह से आश्रय मकान से है। परिवार व्यक्तियों का वह समूह है जो आपस में रक्त संबंधों में से संबंध होते हैं। व्यवस्था के तत्वों के संदर्भ में गृह तथा परिवार संबंधी तत्वों को अलग अलग विवेचन करना चाहिए। गृह के संदर्भ में व्यवस्था के तत्वों या कारकों का सामान्य परिचय निम्न है। पहला है घर का सुविधाजनक होना। घर का निर्माण करते समय अथवा किराए पर लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए विभिन्न कक्षों का नियोजन सुविधाजनक हो। उदाहरण के लिए डाइनिंग रूम रसोई घर के निकट होने से शक्ति एवं समय की बचत होती है। स्टोर रूम और रसोई घर भी निकट ही होने चाहिए। अध्ययन कक्ष शयन कक्ष जो है ये ड्राइंग रूम से अंतर होना चाहिए। इससे विश्राम और अध्ययन में बाधा न पड़े। शौचालय घुसलखाने निकट होने चाहिए। इसी प्रकार ड्राइंग रूम की व्यवस्था भी इस प्रकार की ही होनी चाहिए कि मेहमान घर के आंतरिक हिस्सों में कम से कम प्रवेश करते हुए ड्राइंग रूम तक। गृह प्रबंध इस विशेषता या तत्व को परस्परानुकूलता कहा जाता है। आवासीय भवन में इस विशेषता के लिए गृह व्यवस्था सरलता से लागू की जा सकती है। तो बच्चों, इसमें मुख्य बात क्या है कि घर का निर्माण भी सुविधाजनक होना चाहिए। इसमें जैसे डाइनिंग रूम है वो रसोई के पास हो ताकि खाना आसानी से दिया जा सके। स्टोर रूम पास में हो ताकि रसोई में अगर किसी चीज़ की सामान की आवश्यकता हो तो वो आसानी से जो है सामान उसमें से ले सके। इसके अलावा मुख्य बात क्या है, ड्राइंग रूम की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मेहमानों का उसमें आंतरिक हिस्सों में कोई मतलब घर के अंदर कोई इंटरफेयर ना हो। फिर है सफाई। परिवार का लक्ष्य परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखना है तथा जहाँ यह तब तक संभव नहीं जब तक घर में सफाई की उचित व्यवस्था नहीं। व्यवस्थित तथा आकर्षक घर के लिए सफाई का होना आवश्यक है। यदि घर में सफाई नहीं है तो मक्खी मच्छर मकड़ियाँ आदि जन्म लेंगे और रोग फैलाएंगे। तो रसोई घर में सफाई स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। ड्राइंग रूम में सफाई गृहिणी की सुरुचितापूर्ण का आभास होता है। बच्चों का पर्याप्त समय पर अध्ययन कक्ष में बीतता है। यदि अध्ययन कक्ष साफ सुथरा है तो किताबें करीने से सजी हैं और मेज कुर्सियां भी धूल नहीं है तो बच्चे पढ़ने में अधिक रुचि लेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि गृह व्यवस्था के लिए घर की सफाई एक आवश्यक कारक है। तो सफाई भी घर की आवश्यक है क्योंकि अगर घर में सफाई नहीं होगी तो कीड़े मकोड़े मच्छर ये सब पनप जाते हैं जिससे कि अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो घर के प्रत्येक भाग की अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए। फिर आता है जल
वायु और प्रकाश की उचित व्यवस्था। बच्चों, घर में जल, वायु और प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि घर में हर कार्य आसानी से किया जा सके। अगर वायु और प्रकाश आता है तो घर में कीटाणु कम पनपते हैं और बीमारियां कम। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शुद्ध वायु, शुद्ध जल और प्रकाश, घर की उचित व्यवस्था। सभी कमरों में पर्याप्त खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान होने चाहिए जिससे स्वच्छ वायु और प्रकाश प्रवेश हो सके। घर में धूप का आना आवश्यक होता है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है वहां सीलन का अनेक कीटाणु का साम्राज्य हो जाता है जो परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अध्ययन कक्ष में प्रकाश की तथा शौचालय, स्नानघर व रसोई के जल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि घर में ये समस्त कारक ठीक हैं तो निश्चित रूप से उत्तम गृह व्यवस्था के अनुपालन में सरलता। अगला है भोजन सामग्री की व्यवस्था। परिवार के सदस्यों को समय पर उचित और संतुलित भोजन उपलब्ध होना चाहिए। भोजन, अल्पाहार व अतिथि सत्कार के लिए सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अतिथियों के आने पर चाय या कॉफी से सत्कार होना चाहिए। घर में दूध, चाय पत्ती उपलब्ध नहीं है तो गृहिणी को इससे गृहिणी की अवस्था का पता चलता है। भोज्य सामग्री की व्यवस्था के अंतर्गत घर में शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री रहनी चाहिए। समय समय पर उनकी सफाई की जानी चाहिए। खाद्य पदार्थों का संरक्षण भी, पदार्थों पर अपव्यय नहीं होना चाहिए। तो भोजन की व्यवस्था भी अच्छे से होना चाहिए। जो भोजन की सामग्री है वो घर में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। अगर मेहमान घर पे आ गए हैं और सामान नहीं है तो उससे जो है घर में गृहिणी की इसमें क्या व्यवस्था, अकुशलता झलकती है। घर की सामग्री की व्यवस्था। घर की सामग्री से तात्पर्य है दैनिक उपयोग की वस्तु जैसे बर्तन, वस्त्र, पुस्तकें, बिस्तर, फर्नीचर आदि। आधुनिक परिवारों में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, फ्रिज, कूलर, पंखे, मशीन, कपड़े धोने की मशीन, प्रेशर कुकर, टोस्टर, ओवन, मिक्सर ग्राइंडर आदि का प्रयोग किया जाता है। इन सबको सुविधाजनक और उचित स्थान पर रखना चाहिए। इनके उपयोग की सही विधि ज्ञात होनी चाहिए जिससे इन उपकरणों की टूट-फूट कम। आवश्यकता अनुसार सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कोई उपकरण या वस्तु टूट जाती है या खराब हो जाती है तो उन्हें करना चाहिए। तो बच्चों, तो जैसे ये हमारी आम वस्तुएं हैं घर में इस्तेमाल करने वाली, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वॉशिंग मशीन, ये तो घर में हर वक्त इस्तेमाल की जाती हैं। इनका जो है सब गृहिणियों को ज्ञान होना चाहिए कि इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है और इनको सही स्थान पर रखें, सही तरीके से उनका प्रयोग करें ताकि वो वस्तुएं बार बार ना टूटे और अगर टूट जाती हैं या उसमें कोई खराबी आ जाती है तो उसको तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। इससे आगे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।